दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बताए गए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक आते हैं। ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स की वीडियो की सीरीज का पहला वीडियो है। दोस्तों शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। दोस्तों इन स्लाइड्स में जो भी आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स बताए गए हैं मैंने उन आर्टिकल्स को उसी भाषा में इन स्लाइड्स में नहीं लिखा है। मैंने उन आर्टिकल्स को समराइज किया है और मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में एलैबोरेट कर रखा है। दुनिया का ऐसा और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को इतनी ज़्यादा डिटेल में एलैबोरेट कर रखा हो। दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री में अथॉरिटेरियन रूल को एस्टैब्लिश होने से प्रिवेंट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अपनी कंप्लीट अथॉरिटी हम इंसानों पर, अपनी जनता पर पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी कि हम लोगों के भी कुछ लिबर्टीज हैं, कुछ फ्रीडम्स हैं जो कि स्टेट इन्वेड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट इन्वेड नहीं कर सकती। ये फंडामेंटल राइट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की टिरनी से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि उनकी डिक्टेटरशिप से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों या जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्वेड हों। तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी, गवर्नमेंट की टिरनी से हमें बचाते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। ये फंडामेंटल है नेचर में, ये मौलिक हैं, यानी कि ये हर इंसान को मिले हुए हैं, हर सिटीजन को मिले हुए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इन्हें हमसे नहीं छीन सकती। ये इनका प्राइमरी फंक्शन है, ये इनका प्राइमरी फीचर है। दोस्तों ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ये थे राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल्स 14 से 18 में बताए हैं, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल्स 29 से 30 तक है। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था जो कि आर्टिकल 31 में स्पेसिफाइड था, मगर अब इसे हटा दिया गया है। एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में स्पेसिफाइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि आर्टिकल 31, इसे 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया था। इसे आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, यानी कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये अब लीगल राइट बन गया है। तो अगर ये वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको नॉर्मल लोकल कोर्ट्स में आपको पहले अपील करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। दोस्तों कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हर इंसान को अवेलेबल हैं, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, या चाहे वो कोई लीगल कॉर्पोरेशन या कोई लीगल कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारे फंडामेंटल राइट्स हर इंसान को अवेलेबल नहीं है। फॉरेनर्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ये सुप्रीम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। गवर्नमेंट, स्टेट इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए। इस बात का डिसीजन कौन करेगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है कि नहीं, वो काम कोर्ट करेंगे। मेजर तौर पर ये काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है, और वो यह निर्णय करती हैं कि गवर्नमेंट ने अगर फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो रीजनेबल है कि नहीं, या वो एप्लीकेबल है कि नहीं। दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट वायलेट करता है, यानी कि अगर गवर्नमेंट वायलेट करती है, स्टेट क्या होता है वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन अगर स्टेट वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सारे फंडामेंटल राइट्स आपको स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई भी प्राइवेट आदमी जिसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है वो आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकें। ऐसे कुछ ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एप्लीकेबल हैं। दोस्तों ऐसे वो कौन से राइट्स हैं ये भी हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारे फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं होते हैं। दोस्तों कुछ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट की पावर पर कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर लिमिटेशंस रखते हैं।
और कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव नेचर के होते हैं, जो कि जनता को प्रिविलेजेस देते हैं, जो कि लोगों को प्रिविलेजेस देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर के फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, यानी कि अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए। दोस्तों, ये सारे फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करती है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लोकल कोर्ट्स में अपील करना है। जो सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हैं जब आपको हाई कोर्ट के डिसीजन को अपील करना है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। दोस्तों, पार्लियामेंट जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है, लेकिन उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात का भी डिसीजन कौन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगी। जैसा कि आपने देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसे हटा दिया गया, उसे अब लीगल राइट कर दिया गया। ये भी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही किया, लेकिन उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, इसीलिए वो वैलिड ठहराया गया। लेकिन मान लीजिए अगर पार्लियामेंट राइट टू इक्वालिटी ही हटा दे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड कह सकती है। दोस्तों, आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के द्वारा सस्पेंड करे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। इस पूरे पार्ट 3 में कई जगह स्टेट को यूज किया गया है। तो वो स्टेट क्या है उसे हम आर्टिकल 12 में देखते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट वायलेट करता है तो आप डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो जरूरी नहीं है कि आप जा सकें। केवल कुछ ही केसेस में या कुछ ही फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनके वायलेट होने पर आप जा सकते हैं। तो वो स्टेट में क्या डेफिनेशन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, स्टेट के अंदर आती है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, यानी कि आपकी मिनिस्ट्रीज हो गई और आपका संसद भवन हो गया। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आपके कोई भी स्टेट्स हो गए जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि, इनकी भी विधानसभा और इनकी भी मिनिस्ट्रीज, ये भी सब स्टेट की डेफिनेशन में आती है, जो कि पार्ट 3 में कई जगह यूज किया गया है। दोस्तों, सारी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रस्ट वगैरह, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। दोस्तों, और अथॉरिटीज जो कि स्टैट्यूटरी हैं या नॉन स्टैट्यूटरी हैं, यानी कि स्टेट से उनका लेना देना है या फिर स्टेट के ग्रांट्स मिल रही हैं या स्टेट के अंडर ही बनाई गई हैं, जैसे कि LIC, ONGC, सेल वगैरह, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। तो इन एजेंसीज के कोई भी एक्ट्स जो कि आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं डेफिनेशन के अंदर एक और चीज इंक्लूड करी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो कि स्टेट के लिए काम कर रही है या स्टेट के एक इंस्ट्रूमेंट की तरीके काम कर रही है, उसे भी आप स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्टेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिसका गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि ना तो गवर्नमेंट से कोई एड लेता है, ना कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, अगर वो आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा ही सके। केवल स्टेट के एक्शंस पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कुछ केसेस में प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके एक्शन से भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, अब आर्टिकल 13 को हम देखेंगे। आर्टिकल 13 में उन लॉज के बारे में बात करी गई है जो कि अगर फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है तो उनका क्या होगा। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, उसे नल एंड वॉइड कह दिया जाएगा। वो वॉइड हो जाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये जो आर्टिकल 13 है, ये जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन कहता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि वो उस लॉ को रिव्यू करे। तो ये पावर लॉ को रिव्यू करने की सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दे रखी है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 13 लॉ वर्ड को भी डिफाइन करता है। वो कहता है कि इस लॉ के अंडर क्या क्या आता है। परमानेंट लॉज, जो कि पार्लियामेंट या विधानसभा बनाती है या संसद भवन बनाते हैं, जो कि कानून है जो कि परमानेंटली बनाए गए हैं।
या कोई टेम्पररी लॉ जैसे कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया या गवर्नमेंट ने पास किया, वो भी आप लॉ की डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। तो अगर कोई ऑर्डिनेंस आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो भी आपसे चैलेंज कर सकते हैं। कोई और भी ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन या कस्टम जो भी इंडिया की टेरिटरी में है, जो कि लॉ के जरिए फोर्स में लाया जाए है, उसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि केवल परमानेंट लॉ नहीं, बाकी ये सब चीजें भी जो कि हमने अभी डिस्कस करी, वो भी अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो वो भी नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट उन्हें डिक्लेयर कर सकती है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो कि आर्टिकल्स 14 से आर्टिकल 18 तक बताया गया है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।